नमस्कार, मैं हूं नितिन वशिष्ठ और आपका स्वागत है रास कला मंच में। और आज हमारे साथ हैं मिस्टर कमल खटक जी। सही नाम लिया मैंने सर? जी नहीं, आपने नाम गलत लिया, बस बीच में से आपने डी हटा दिया। अच्छा सर, तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे सर? कमल डी खटक। कमल डी खटक जी। जी, ये मेरा स्क्रीन नाम इसके है। लिए स्क्रीन मतलब ये मैं स्क्रीन के लिए और अपने रंग कर्म के साथ जोड़ता हूँ मैं। बाकी सर्टिफिकेट में मेरा नाम कमलदीप है। अच्छा, उसमें सरनेम नहीं है। देखिए, जितने हम्बल दिख रहे हैं उतने हम्बल हैं, लेकिन ये एक बहुत मंजे हुए कलाकार हैं। आप इनकी एक्टिंग में बात कर लीजिए, निर्देशन में बात कर लीजिए, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। सो कमल जी, हम जानना चाहेंगे कि पहली बात तो आपका सफ़र शुरू कैसे हुआ, और उस दौरान आप शुरुआती दौर में आपको क्या माइंड में पहले प्रिपेयर्ड था कि मुझे डायरेक्टर बनना है या एक्टर बनना है? ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे एक्टर बनना है, डायरेक्टर बनना है। जब मेरा बचपन से जो था मेरा शौक़ था, वो बस ठीक था कि पढ़ाई, घर में सिर्फ पढ़ाई का माहौल रहता था, लेकिन साथ में कुछ सिंगिंग, डांस। मम्मी गाना सुनते थे, पापा गाना सुनते थे, तो वो खून में था वो एक्चुअली। तो फील वहाँ से मिला हुआ था। सिंगिंग, डांसिंग और एक्टिंग, इसमें कुछ तो जुड़ा हुआ है। एक्टिंग तो ऐसा है कि जब स्कूल में था मैं, तो स्कूल नीचे मंदिर होता था, ऊपर हमारा स्कूल होता था, और उसमें यह था कि साथ में कुछ कभी सैटरडे को, फ्राइडे को कुछ प्रोग्राम होते थे, तो उसमें यही है कि चलो गाना सुनाओ। तो कोई म्यूज़िक नहीं होता था, बस सिर्फ गाना गा दिया। कोई वो नहीं होता था, रिदम नहीं होती थी, बस खुद ही गाते थे, खुद ही डांस कर लेते थे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जन्माष्टमी होती थी, कभी कृष्ण बन गए जी, तो कभी शंकर बन गए। तो वो सिर्फ इसलिए होता था कि मेरा कॉम्प्लेक्शन ऐसा था, तो मुझे चलो ऐसा दे दो यार, इसको मेकअप नहीं करना पड़ेगा, सब हो जाएगा। अच्छा। तो बस शंकर में होता था कि थोड़ा नील वील लिया और उसे पाउडर वाउडर मिला के उसको थोड़ा सा नीला रंग दे दिया गया। तो वो रंग भरना शायद मेरे जीवन में तभी से शुरू हो गए थे। ठीक है। और संगीत का तो ऐसा है कि मतलब घर वालों से मिल ही रहा था, माता पिता से मिल ही रहा था। और उसके बाद फिर 9th 10th में जब आया तो 2 साल क्रिकेट बहुत खेली। तो उस टाइम ये था कि क्रिकेटर बनना है। अच्छा। और साथ में मेरा चलता था कि एनसीसी। एनसीसी क्या? ये नेशनल कैडेट कोर, जो आर्मी के लिए प्रिपरेशन होता है, कैंप वगैरह लगते हैं। तो स्कूल में जो है ना, वो नेशनल कैडेट कोर के तौर पे हम कैडेट थे हम वहाँ पे। किरदार बदलने बचपन से शुरू कर दिए थे आपने? तो वो पता नहीं, शायद ऊपर वाले ने ऐसा सोच रखा था। तो हुआ ये कि फिर वो उस टाइम यह है कि नहीं यार, मिलिट्री में जाना चाहिए। तो परेड अच्छी होती थी, फायरिंग मेरी बहुत अच्छी थी, मतलब निशाना जब लगा दिया तो निशाना, बस टारगेट था तो टारगेट पर लगना है निशाना। क्या बात है। तो वो टारगेट क्लियर रहता था। परेड जब करते थे पूरा खट से जो जाना होता था वो उस तरह से। तो मुझे मेरे जो वहाँ पे सिखाने के लिए आते कमांडर आते थे, वो कहते थे कि आप आर्मी ज्वाइन कीजिए। अच्छा। तो कुछ सर्टिफिकेट्स रहे भी वहाँ पर, किए भी। बट 2 साल क्या होता था कि हमारे मैथ के जो टीचर, मैथ पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था। सबसे बड़ी बात ये है, क्रिएटिव आदमी का यही प्रॉब्लम। 8वीं तक था, ठीक है, किसी तरह से चल गया। लेकिन 9th 10th में तो ऐसा हो गया कि बस बिल्कुल भी पढ़ने का मन ही नहीं किया जी। और पापा ने एक बार तो ऐसा हुआ माहौल कि बता भाई तेरे इतने मार्क्स कम कैसे आए हैं। तो लिटरली मुझे गली के अंदर मोहल्ले वालों के सामने कहा कि यहाँ पे नाक घिस, रोड पे। अच्छा। नाक घिस, तूने मना कैसे किया, तेरे भाई देख मेरिट लेकर आ रहे हैं, ये है वो है। तो करते करते वो ऐसा हुआ माहौल। और हालांकि मुझे वो कई बार खलता भी है। आज मेरे पापा मेरे बीच में नहीं है, याद आती है उनकी। बट क्या है ना, उन्होंने मुझे कभी भी मेरे बढ़ते कदम को रोका नहीं, उन्होंने सपोर्ट किया मुझे हमेशा। ठीक है, क्रिकेटर बनना है क्रिकेटर बन, आर्मी में जाना आर्मी में जा। ये हुआ। फिर 10th के बाद मेरा हुआ कि 10th में एक बार फेल हो गया। फिर मेरी बहुत पिटाई हुई। उस स्कूल से हट करके मैं दूसरे स्कूल में चला गया। ठीक। मैंने कहा मुझे सिर्फ बॉयज़ के स्कूल में नहीं रहना। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, तो आपका मूड चेंज कर दूंगा थोड़ी देर। ये रहा कि 10th के बाद फिर मैं दूसरे स्कूल में गया जहाँ पे लड़के लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ते हैं। ठीक है। तो वहाँ गया तो वहाँ पे फिर मेरे भैया की एक कोट होता था ग्रीन कलर का, एग्रीकल्चर का। ठीक है। तो उस टाइम शाहरुख खान की मूवी आई थी अंजाम। अंजाम। बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना, जाके कहाँ मैं रपट लिखाऊं,
कोई बतलाए ना। तो मेरे जीवन का ये लगा लीजिए कि मतलब मेरे जीवन में इतनी मतलब वो थी भाग दौड़ और सब चीज़ें उलट पुलट थी। तो मैं रिपोर्ट लगाने के लिए सोचता था कि कहाँ पे जाकर रिपोर्ट लिखाऊं, साला एनसीसी में लिखवाऊं जा करके या म्यूजिक में लिखवाऊं जा करके, ये मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। टोटल पजल। फिर टोटल क्या हुआ कि पापा ने कहा कि तो एक काम कर, तेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तू फाइन आर्ट ज्वाइन कर ले। अच्छा, ड्राइंग भी अच्छी थी? ड्राइंग भी अच्छी थी। ये आपको कब पता लगा? वो मुझे तब पता लगा जब पापा एक्चुअली जब साइंस की जो ड्राइंग्स बड़े भैया की बनती थी 8th की 10th की, तो उनके पास बहुत सारे प्रैक्टिकल और चार्ट बनाने के लिए आते। लेफ्टी हो गया आप? नहीं, मैं राइटी हूँ। अच्छा, ठीक है, बट मैं लेफ्ट से भी कर लेता हूँ काम। अच्छा, ठीक है। तो उनको देख देख के वो उस पर करते थे, अपना ड्राइंग फॉइल पे बनाते थे और मैं स्लेट पे बनाता था जी। चौक मिट्टी से, मतलब उससे स्लेट पे बनाता था। मैं उनके साथ बैठता था, वो हमें शतरंज खेलना सिखाते थे, कैरम बोर्ड खेलना सिखाते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हमें मतलब हमारे माइंड को अलर्ट करने के लिए बनाते थे कि कुछ करना है बस। ये बचपन बीता कहाँ? बचपन हिसार में ही, मेरा जन्म हिसार में ही हुआ। हिसार में? और जिस घर में मतलब ये हम हैं, मेरा जन्म वहीं पर आके हुआ। उससे पहले हम रेस्ट हाउस में हमारे किराए के घर थे, और उससे पहले कुम्हारन मोहल्ला है एक, रामपुरा मोहल्ला के पास, तो उस टाइम रहा ऐसा। तो चीज़ें ऐसी हुई और उससे मेरा जन्म हुआ। और अभी एक नया घर बन रहा है इधर अपना हिसार एयरपोर्ट के पास में, सेक्टर 24 में। ठीक। तो उसी सिलसिले में यहाँ पे आया हुआ था और फिर राजकला मंच में ही मतलब बीच में आ गया। तो मैं वापस लेकर आता हूँ पटरी पर गाड़ी को, ले आइए। फिर वो गाना हुआ, स्कूल में ये हुआ और कहने लगे कि 10th हो गई तो अब तुम फाइन आर्ट ज्वाइन कर लो। तो फाइन आर्ट के चक्कर में मेरे 6 महीने खराब हो गए। 6 महीने खराब हो गए। अच्छा। मैं रोज बस में जाता ITI में जा करके और जाके कहता कि मेरे मार्क्स इतने हैं और आप जाके मुझे ये कर लीजिए। और वो टीचर कह रहे हैं आप चिंता मत कीजिए, अरे ओम प्रकाश का बेटा मेरा बेटा है, चिंता मत कीजिए आप। तो उन्होंने ऐसे करते करते मतलब लगातार लिटरली मैं 3 महीने तो कंटिन्यू मैंने चक्कर लगाए। फिर मैं 10-10 दिन के बाद अंतराल पर जाने लगा जी। उसके बाद क्या हुआ कि जब 6 महीने में तंग हो गया ना मैं लिटरली मैंने उनको गाली निकाला है। मैंने कहा सर, तो कह दिया आपने मेरी ज़िंदगी, जो कहते हैं ना मैं बोल नहीं सकता यहाँ पर, कोई बात नहीं। तो वो मैंने कह दिया उनको। और अगले दिन शाम को मेरे पापा के पास, उनका उधर ही पापा का ऑफिस होता था जी। तो मिलना जुलना होता था उनसे जी। होते होते उन्होंने क्या कहा उनको कि यार आपके 2 बेटे तो बड़े वो हैं, ये थोड़ा सा अलग किस्म का है, क्या है इसमें ऐसा? क्रिएटिविटी, यही कहा होगा? उन्होंने ये नहीं कहा ये तो आपने कहा कि शायद आप पहचान पा रहे हैं। बट उन्होंने कहा कि थोड़ा बदतमीज है। क्या अपनी बात कहना बदतमीजी होती है क्या? नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं। तो मुझे नहीं लगता। अगर आप अपने मन की बात नहीं कह पाए तो फिर आप गलत है। हक है सबको अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का। तरीका सबका अपना होता है, बस थोड़ा सा ये होता है सभ्य होना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना कि हम एक्टर लोगों को थोड़ा सभ्य मानते नहीं, समाज भी नहीं। कमल जी, ये जितना भी आपके साथ लाइफ में हुआ, अब ये भी अनुभव ही है, एक तरीके के भाव हैं, अलग अलग भाव हैं। ये तो कुछ अलग ही भाव हैं जो आपके हैं, और ये पजल होना, ये सब नाटक में कैसे, कितना हेल्प आउट कर पाते वो बताइए। वो मैं यही लेकर आ रहा हूँ। तो वहाँ से हुआ, फिर मैंने वो मेरा 1 साल ड्रॉप हो गया। उसके बाद फिर मैंने फाइन आर्ट लिटरली मैंने फर्स्ट ईयर +1 +2 में जा करके मैंने फाइन आर्ट ले लिया, एक सोशियोलॉजी ले लिया और 2-3 सब्जेक्ट और होते हैं वो ले लिया, एक फिजिकल ले लिया। तो फिजिकली क्लास ऐसी होती थी, बस वो नाम मात्र का था, फ्री पीरियड प्रैक्टिकल के लिए। मुझे ये था कि प्रैक्टिकली मार्क्स अच्छे आ जाए। एक मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है। अच्छा जी। कि हिसार का सबसे अच्छा कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज। ये सबकी रहती है। तो ये रहता था कि मतलब हालांकि DN कॉलेज में बहुत सारा मतलब एक संस्था का कॉलेज है, अच्छी पढ़ाई, वैसी बात नहीं है, बट क्या ना गवर्नमेंट कॉलेज का अलग नाम है। जी जी जी। तो मेरा यह था कि यार किसी तरह से इतने नंबर आ जाए गवर्नमेंट कॉलेज में आ जाए। हुआ भी कि ठीक है 45%, 59% के अगर मेरे नंबर आ गए थे तो प्रैक्टिकल का कुछ हो गया। अच्छा, ड्राइंग वाली भी मतलब जो थी वही फाइन आर्ट की जो टीचर थी उसमें भी मैं सबसे आगे बैठता था। वो कहते थे कुछ मत कर, तू गाना सुना दे बैठ के। अच्छा, मेरे साथ दोस्त और होते थे तो मैं उनको बचा लेता था कि यार इन सातों को छोड़ दूंगी, तू उन्हें गाना सुना दे। तो दोस्ती का मेरे साथ ऐसा रहा कि जिसके साथ मतलब जुड़ गया ना तो वो दिल से जुड़ता हूँ। तो ऊपरी सतह पे जुड़ नहीं पाता है। अभी तक लाइफ में संगीत पहले आ रहा है सबसे, जी है ना जी। एक्टिंग तो अभी नहीं आई है ना, डायरेक्शन तो अभी दूर है। हाँ, बिल्कुल। तो संगीत एंटर होना शुरू हो गया। बिल्कुल। बस कल्चरल एक्टिविटी के तौर पे कह सकते हैं, कभी शंकर बन गया, कभी कृष्ण बन गया। और एक बार तो ऐसा कि मेरी धोती चुरा ली गई। क्या बात है। मेरी लड़की एक जो थी धोती चुरा के ले गई। वो मैं दुपट्टा मेरी मम्मी ने मेरा रंगवा करके पूरा येलो कलर का बना के दिया, मुझे कृष्ण बनना है। हुआ क्या कि लड़कियां जो अच्छा, प्ले से पहले धोती चोरी। ये जन्माष्टमी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 8th की बात कर रहा हूँ मैं।
तो धोती चुरा करके ले गए। मैं लिटरली मैं सोच रहा हूँ कि अब क्या होगा। तो फिर क्या किया कि कढ़ाया था एक बड़ा, तो भगत प्रहलाद वाला जो होली का दहन वाला मामला आता है ना, तो उसमें भगत प्रहलाद बना दिया गया मुझे। नीचे 200 वाट का बल्ब लगा दिया गया, उसमें पानी छोड़ दिया गया, और वो लिटरली पानी से वो 200 वाट का सला गरम 15 मिनट बाद नहीं, 20 मिनट बाद नहीं, लेकिन पौने घंटे के बाद वो गर्म होना शुरू हो गया। अब और जन्माष्टमी पे आ रहे हैं मंदिरों में लोग, और अब बैठा हूँ मैं, कभी ऐसा हो रहा है, कभी ऐसा हो रहा है, अच्छा, लेकिन चेहरे पे ऐसा चल रहा है। अब बैठा हूँ मैं, नीचे से चल रहा है लेकिन अंदर मन से चल रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे हैं। तो वो शायद ढलना शुरू, वो था कि आपको पेशेंस रखना, तो पेशेंस रखना वहाँ से शुरू हुआ था सारी चीज़ें। वापस आता हूँ +2 के बाद, तो गाने सुनाए थे, सब चीज़ें हुई। नाटक उससे पहले मैंने नहीं किया था। अच्छा, फुल फ्लैश मतलब मैंने ना नाटक देखा था ना मैंने किया था। 2000 में मैं गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाता है। अच्छा, और कल्चर एक्टिविटी मैंने गाना गा दिया, डांस वांस कर दिया, और ये सब होने के बाद मुझे पता लगा कि नाटक के ऑडिशन हो रहे हैं। क्या एज हो गई अब आपकी इधर? अभी मेरी एज हो गई 40। और उस टाइम अभी जहाँ आप हैं? 2000 की बात है, लगा लीजिए आप हिसाब। मैंने बताया ना मैथ में कमज़ोर हूँ मैं, तो आप हिसाब लगा। मेरा भी यही मामला है ना, डायरेक्ट आपसे ही पूछना। तो बस 2000 में था मैं, ठीक है। जाके एडमिशन हुआ कॉलेज में, मामला हुआ, उसके बाद ऑडिशन दिया गया। तो ऑडिशन में आए डायरेक्टर श्री गुलशन भुटानी जी, इंडियन थिएटर पास आउट थे, वो मेरे पहले गुरु रहे नाटक विधा के। ठीक। और उन्होंने कहा कि ये है, और मेरे एक सीनियर थे, तो उनको मैंने गाना सुनते हुए सुना था, जो उस नाटक में लीड करा था जी। उसने ही मुझे ऑडिशन के लिए कहा कि ऐसे ऐसे बोलना है और ये कुछ करवा के देखेंगे और तुम उसको ऐसे करके दिखा देना। ठीक। मैंने कहा ठीक है, ये तो मैं करता हूँ, मैं डांस भी करता हूँ, नाचता भी हूँ, कर दूंगा मैं। तो कहते नहीं, हंस के ही बोलना होगा और थोड़ा सा रो के करना होगा। मैंने कहा ये तो मुश्किल हो जाएगा यार, गाना गा दूंगा, डांस कर लूँगा मैं। तो कहना नहीं कुछ नहीं यार, हो जाएगा, मुझे लगता तुम कर लोगे। मैंने कहा ठीक है। ऑडिशन पे गए, ऑडिशन हुआ। जो स्पीच दी गई थी वो अपना ये जो नाटक है, जा घसियारे कल के छोकरे, जा बना दिया मैंने तुझे पहलवान, जा बजा गाल, ऐसा कुछ था। तो उसको मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं नाटक का नाम भूल रहा हूँ, बट याद आ जाएगा मुझे। कोई बात नहीं। तो हुआ क्या, बोला गया भाई, बोल के खड़ा होकर बोल के दिखा दिया। कह नहीं आप इसे चलते चलते बोलिए, चलते चलते बोलो, थोड़ा ऊंचा बोलिए, बोल दिया ऊंचा। अब आप इसे हंसते हंसते बोलिए, हंसते हंसते। अब आप दौड़ते हुए बोलिए, दौड़ते हुए बोल दिया। आप इसे रो के बोलिए, रोना थोड़ा रख लिया हो रहा था। तो कोशिश करके जैसे वैसे करके, तो उन्होंने मेरे को जैसे तैसे करके, उनको अच्छा लगा। तो उन्होंने देख लिया कि डांस भी कर सकता है, गा भी सकता है, और बाकी तो हम करवा ही लेंगे। फिर उन्होंने पूछा कि क्या क्या करते हैं, मैंने कहा फाइन आर्ट वगैरह करता हूँ। कहने लगा अच्छा गुड। तो वो नाटक पहला था कालीगुला, एल्बर्ट कैमू का। अच्छा। और जिस पे मूवी भी है, बट बहुत बोर्ड मूवी है, तो शायद लोगों को बोर्ड लगती हुई, लेकिन वो एक्चुअली क्या है ना, वो सच्चाई है। महत्वाकांक्षाएं सबकी होती हैं, महत्वाकांक्षाओं का पुल है वो। तो उसमें मुझे सेकंड लीड मिला, हेली को, और मैं उसके बाद पूरे नाटक तुरंत इसके बाद ही सेकंड लीड वो हुआ। उसकी तैयारी चली 1 महीना। उसका सेट बनाना था, उस सेट बनाया, वो पिरामिड पे जो वो होते हैं, पूरा उसका फेस वेस बॉडी स्ट्रक्चर बना करके सारा वो किया मैंने, क्योंकि फाइन आर्ट था, जागरण वागरण भी करता रहा मैं, तो वो सब चीज़ें सेट वेट बनाना, सब चीज़ें वैसे वहीं से मिलती। जागरण में क्या? जागरण में मतलब झांकियाँ चलती थी। अच्छा, तो झांकियाँ भी करते थे हम, सिंगिंग भी करते थे, बैक सिंगिंग। सिंगिंग तो आपकी चल ही रही है, तो बैक सिंगिंग भी चल रही थी। तो होते होते फिर ये हुआ कि सेट बनाया, और सेट उनको पसंद आया। उसमें म्यूज़िक भी दे रहा था मैं साथ में, सेट बना दिया, साथ में ड्रम बीट चलती थी, इतना बड़ा नगाड़ा होता था, ड्रम 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 ड्रम। थिएटर का आर्टिस्ट सब कुछ करता है, मतलब म्यूजिक भी, ये होना चाहिए उसको, मतलब सब चीज़ों का कम से कम बेसिक तो पता होना चाहिए। ऐसा क्यों? लेकिन ऐसा इसलिए कि मतलब आप रिदम में रहे, आपकी बॉडी रिदम में रहे, आपकी स्पीच रिदम में रहे, आपके भाव रिदम में रहे, किस भाव में बहना है, कौन सी स्पीच कहाँ पे, उसका लेवल क्या है, उसका पिच क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो म्यूज़िक कितना ज़रूरी हो जाता है? म्यूज़िक बहुत ज़रूरी है। कैसे? आप कोई स्पीच कर रहे हैं, आपके पास म्यूज़िक नहीं भी है, लेकिन तब भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसा आपको रखना पड़ेगा ताकि आपकी स्पीच उससे और निखर कर आए। उससे आप पॉजेज से कैसे खेलेंगे,
पिच कहाँ पे उठाएंगे, वॉल्यूम कहाँ जाएगा, मूव कहाँ करेगा, फेस कहाँ जाएगा, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो सात सुर, नव रस, इनका क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है। कैसे, वो बता दीजिए थोड़ा, मैं जानना चाहूँ। कनेक्शन है तो देखो, नौ रस जो है वो लोगों के लिए चेहरे पर दिखने चाहिए, हमारे बॉडी पे दिखने चाहिए, और सात सुर जो है आत्मसात होने चाहिए। जब इनका कॉम्बिनेशन बनता है तब वो एक इंद्रधनुष बनता है, वो बाहरी तौर पर भी और आंतरिक तौर पर भी। तो इसी प्रकार बैकग्राउंड म्यूजिक और एक एक्टर की परफॉर्मेंस जुड़ी हुई है। बिल्कुल, उन नवरसों को दर्शाने के लिए सात सुरों की जी जी जी। एक म्यूजिक क्या है ना, एक्चुअली हर चीज़ में म्यूजिक है। ठीक है, म्यूजिक है, म्यूजिक है, म्यूजिक है, म्यूजिक है। तो म्यूजिक तो हर चीज़ में है। तो स्ट्रेस और पॉजेज क्या है एक्टिंग में? पॉजेज का बहुत महत्व है, लेकिन वो पॉजेज अगर बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं कई बार, तो वो उसका फील ख़त्म कर देते हैं, उस मूड का फील ख़त्म कर देते हैं। एक रिक्वायरमेंट होती है कि इतना पॉजेज चाहिए हमें, तो उतना ही पॉज है। तो कैलकुलेटिव होता है या भावों से है? नहीं, भाव से जुड़े हुए हैं, कैलकुलेटिव नहीं है इसमें। कैलकुलेटिव कुछ नहीं है। जो कैलकुलेटिव होता है वो टेक्निकल हो जाता है, मतलब वो फिर ऊपरी हो जाता है, फिर वो अंदरूनी नहीं आ पाता। स्ट्रेस, जब हम वजन देके बोलते हैं, स्ट्रेस का क्या है कि हर लाइन के अंदर ना एक कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड की पहचान करना आपको ज़रूरी है कि इम्फेसिस कहाँ पे आना है। कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि जीवन का सबसे जो सरल काम है ना जी, वो एक्टिंग है। और सरल काम, सबसे मुश्किल काम है ना वो भी एक्टिंग है। समझ की बात है, बस सिर्फ समझ की बात है। ये जो है ना आपका, इसको खोल के रखना आप। वैसे समझ कौन सकता है? कुछ तो होता होगा कि ये क्वालिटी हो। समझ ये है कि, समझ का ये है कि जैसे समझ लीजिए कि बाहर किसी रोड पे किसी कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया, उस कुत्ते के भाव से उसको चोट लगी है, उससे मुझे फील हो रहा ना, तो वो भाव है। मैं आपको दूसरे उससे प्रश्न पूछता हूँ। जब आप परफॉर्म कर रहे होते स्टेज पे, पूरी ऑडियंस बैठी है, आप रुला रहे हैं, रो रहे हैं, पर 100 ऑडियंस जितनी बैठी है उनमें से पूरे 100 से पूछोगे ना, तो उनके अंदर एक भाव होगी, यार मुझे भी ये करना चाहिए, और उनमें से एक आके करता है। वो वही क्यों कनेक्ट तो सब, हाँ वही क्यों करता है, उसके वो क्वालिटी पूछ रहा हूँ। उसके पीछे कारण है। हाँ जी, वही साफ दिल, साफ मन, प्योरिटी। जो प्योर होगा ना, उससे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। पर लेकिन आजकल तो कलाकार को अपनी कला ही बेचनी पड़ती है, खुद को ही बेचना पड़ जाता है कला का मंच पाने के लिए। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, बेचने वाले लोग अलग होते हैं, और जो बांटने वाले लोग होते हैं वो अलग होते हैं। समझ रहे ना, मतलब नहीं, मैं समझ गया हूँ। बाकी आप थोड़ा थिएटर और हीरो, सरल भाषा से, हीरो और एक्टर में बहुत अलग है। ऑब्वियसली चेहरा हीरो है, प्योर जो है वो एक्टर है। ठीक है, कोई भी ले लीजिए, इरफान खान साहब, फैन उनका मैं, डैम फैन उनका। तो इरफान खान जी का भी मैं बताता हूँ, जब वो जिस एज में, वो अभी एक्टर नहीं, उस टाइम भी बहुत मंजे हुए कलाकार थे, जिसमें वो सीरियल्स के पीछे रोल करते रहे, जूनियर आर्टिस्ट का करते रहे। पर ये किसके जिम्मेदार? वही मैं आप कह रहा हूँ, बांटने वाला और बटोरने वाला। छोटे कैरेक्टर ही उन्होंने। एक मानव कौल की मूवी थी शायद, बादल द्वार, कुछ नहीं उनका, विसल है बस, पैरेट का सीन चल रहा है, पीछे से एक पेड़ पे वो है, बस एक विसल चल रही है, मात्र 15 सेकंड में नहीं होंगे, लेकिन क्या स्टैब्लिश किया है। कमल जी, मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, जैसे एक 21-22 साल का लड़का बॉम्बे जाता है, पूरा संपूर्ण एक्टर है, आप इरफान खान जी को ही लगा लीजिए, क्या वो डिज़र्व नहीं करता कि उसको 5 साल में उसका करियर सेट हो जाना चाहिए, जो बुढ़ापे में सफ़ेद दाढ़ी में होता है? और ये आप 80% जानते हैं, जितने भी आप थिएटर आर्टिस्ट लगा लीजिए, स्क्रीन पे जब भी उनको तवज्जो दिया जाता है, जब वो 20-25 साल अपने वहाँ गवा चुके होते हैं, आदमी टूट भी जाता है। कोई हीरो भी तो बनने गया होगा यार। बिल्कुल, वो क्या करेगा? वही है कि नज़र सबके पास नहीं है, वो इंडस्ट्री ऐसी है, वो इंडस्ट्री ऐसी, वो बिजनेस है, बिजनेस है, और ये कला और है। जहाँ पहचानने वाले जो लोग हैं, जो जैसे डायरेक्टर जो लोग हैं, वो फिर वो
वो अंदर से प्योर है, फिर उनको वो चाहिए तो उनको वही चाहिए, फिर उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं, उसे फिर चेहरे की ज़रूरत नहीं, उसे फिर एक प्योर एक्टर की ज़रूरत है। अच्छा, आजकल राइटिंग ख़त्म होती जा रही है, लिरिक्स तो गानों में ख़त्म हो ही चुके हैं, स्टोरीज़ हम भी पीछे की कहानी उठा रहे, आज की पीढ़ी कुछ लिख नहीं पा रही, उसकी क्या वजह मानते? क्योंकि पहले का लिखा हुआ हम थिएटर में भी प्ले कर रहे हैं, बॉलीवुड में रीमेक बन रहे हैं, गानों में जो आज के लिरिक्स है वो आपको पता ही है मीनिंगलेस है, कुछ ऐसा रचा नहीं जा रहा है, रचना बंद हो गई है जैसे एक तरीके की, उसकी क्या मेन वजह मानते हैं आप अभी क्रिएटिविटी में? मेरा मानना ये है कि जो लोग हैं ना, ये आजकल मामला इतना है कि मोबाइल आ गए हैं, लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, संवाद खत्म हो गया, संवाद खत्म हो गया। उसका कारण यही है कि हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, हम लोगों से मिल ही नहीं पा रहे हैं, अपने आप में खोए हुए हैं। किसी से लोगों से मिलोगे, उसके भाव जानोगे, उसकी बातचीत करोगे, पहले उसको जान तो लो, लोगों का जीवन तो जानो आप, तब आप उसको दर्शा पाएंगे, तब आप उसको सुना पाएंगे, तब आप उसे कागज पे उकेर पाएंगे। लेकिन सिर्फ अपने आप में खोए हुए हैं। ठीक है, अपने आप में खोना अच्छी बात है, तो फिर यार काम करो ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ, पहाड़ों पे चलो, जंगलों में चलो, छोड़ दो फिर सब चीज़ें। चलो, मेरा एक आखिरी सवाल है, रासकला मंच के साथ आपका क्या अनुभव रहा और इस मंच की क्या खासियत है कंपेयर टू अदर मंच? और स्टेट्स में भी और अलग अलग थिएटर्स हैं, गुजराती थिएटर, मराठी थिएटर, इंग्लिश थिएटर है और ये हिंदी थिएटर है, और उसमें रासकला मंच का क्या रोल है? रासकला मंच से मैं 2008 से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे BA जाने से पहले, भारतीय नाट्य अकेडमी जाने से पहले। और 2009 में हमारा, शायद 2009 में था फर्स्ट फेस्टिवल, फॉरगेट, हाँ, तो पहला फेस्टिवल जो इसका हिसार में हुआ था, और उसकी प्रिपरेशन जो चल रही थी हमारी, हम दिल्ली शादीपुर में रहते थे, रवि भाई साहब, रवि मोहन जी, मनीष जोशी बिस्मिल, और अपना एक सुरेश, सतीश, दो म्यूजिशियन, दोनों भाई, दोनों ट्विंस हैं, तो एक ढोलक बजाता था, एक हारमोनियम बजाता था। अच्छा। तो हम छोटे से कमरे में, मतलब हम 8-10 लोग रहते थे जी। बस वही एक बाथरूम होता था, और उस एक बाथरूम में, लेकिन टाइम पे रहते थे सब। और यहाँ पे तो ऐसा है कि इतने बाथरूम होने के बाद लोग टाइम पे नहीं आ पाते कई बार, वो क्या है ना, थकान, बच्चे हैं, हमारे में और उनमें बहुत थोड़ा सा है इस चीज़ का, तो अब बच्चे धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। और बहुत मेहनती बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं, रासकला मंच में बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। तो रवि मोहन जी के बारे में? रवि मोहन जी के साथ ये है कि बहुत क्रिएटिव माइंड है, बहुत मेहनती आदमी है, ठीक है, मैनेज करना जानते हैं बहुत अच्छे चीज़ों को। और इस बीच में जो भी, मतलब शहर निर्देशन के तौर पर मैंने उनके साथ कार्य किया। गुस्सा भी बहुत करते हैं। देखो क्या होता है ना कि गुस्सा और प्यार दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। कुम्हार जब एक घड़ा बनाता है ना, तो वो घड़ा बना रहा होता है, तो वो सिर्फ पीटता नहीं है, अंदर से सपोर्ट भी होता है। तो हम क्या है ना, हम सिर्फ बाहरी वो देख लेते हैं कि बाहर से थप 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 थप, जी आप ये नहीं कर रहे, तो ये सब चीज़ें ऐसा होता है, लेकिन उसके अंतर मन में कभी झांक करके देखो आप जाइए, उस सतह तक जाइए आप, ऐसा नहीं कि सिर्फ डांट ही रहे, उसके पीछे उसका उद्देश्य है कि आप अलर्ट रहिए, आप लोगों को, मतलब आपका जीवन ही तो संवार रहे हो यार जी, आप उनके पास आए, उनसे ग्रहण कीजिए, वो देना चाह रहे हैं, बांटना चाह रहे हैं, लीजिए आप। तो रवि जी का डायरेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या आपको तो कैसा लगता है? मैं उनके साथ कॉलेजेस में भी, और SD कॉलेज पानीपत, GVM गर्ल्स कॉलेज अपना सोनीपत, घड़ुआ, चंडीगढ़, मोहाली, वहाँ, और उस बीच में यहाँ पे भी अपने रासकला मंच में भी आने के बाद मैंने पीछे उनको असिस्ट किया। तो वो बहुत क्रिएटिव आदमी है, उनका जो है ना अलग तरह का रहता है कि 30 मिनट में ना, वो जो फेस्टिवल होते हैं 30 मिनट में पूरी फिल्म दिखा देंगे आपको। अच्छा। उसमें गाना भी है, सेट भी है, हर भाव है, हर चीज़ है, हर रंग है। तो एक्चुअली वही इंद्रधनुष दिखाते हैं वो। बस कई बार ये होता है कि इंद्रधनुष में अगर करुण रस ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा माहौल करुण की तरफ चला, करुणात्मक हो जाता है, ठीक है। और जब प्रेम की तरफ होता है तो इतना भाव भी और प्रेम हो जाता है कि मतलब लगता है कि यार वाह, काश। और जब शैतान सिंह कर रहा था तो जवानो क्या तुम तैयार हो, तो एक्चुअली क्या वो शैतान सिंह
रवि मोहन है। भारी भारी सतह है। तो उस शैतान सिंह का, लेकिन कहीं ऐसा नहीं कि शैतान सिंह सिर्फ डांटता ही डांटता है। हाँ। शैतान सिंह का अगर जंगला के परिप्रेक्ष्य में कहूँ मैं, तो शैतान सिंह के रूप में मतलब रवि मोहन है, और बाकी जो लोग हैं, कोई धन्ना है उसमें, कोई निहाल सिंह है, तो सब है, वो भोले हैं, बच्चे हैं वो, तो वो इससे भी जुड़ा हुआ है। आपने 2 नाटकों में असिस्ट किया अभी जी। इसी साल जी। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, और जांगला रवि मोहन जी को, तो और एक आपका खुद का आपने जो डायरेक्ट किया है अनप्लग्ड 2.0। जी। तो इसका वो तो डॉक्टर साहब का बड़प्पन है कि उन्होंने मतलब मुझे निर्देशक के तौर पे कह दिया कि तू डायरेक्ट करेगा। पर जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है। हाँ, सर बस जिम्मेदारी बड़ी है। और फिर आप एक 55-57 साल के आदमी को डायरेक्ट कर रहे हो, और उनका इतना मुझसे ज़्यादा अनुभव, और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि आई एम फेथ ऑन यू, मैं तुझे ब्लाइंड फील कर रहा हूँ, जो तू बोलेगा मैं वो करूँगा। क्या बात। तो हमारी जो वो स्क्रिप्ट का इसका रहा और वो सब चीज़ें रहीं, तो रात में बैठते थे हम, जीवन पे ही बातचीत चलती थी एक्चुअली, कि जीवन क्या है। हम लोग जीवन को समझ ही नहीं पा रहे, सब भाग दौड़ में लगे हुए हैं। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, फलाना। कुछ नहीं भाई, पहले तो आप इंसान बनिए। आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बनोगे आगे, बहुत अच्छे इंसान बनिए पहले, बाकी तो सब हो ही जाएगा। कागज़ की डिग्री ले ली, आई एम डॉक्टर। अरे भाई, आधे डॉक्टर तो ऐसे होते हैं कि नब्ज पकड़ी, कुछ नहीं है आपको यार, है ही नहीं कुछ, क्या बीमारी टेंशन है, ऐसे टेंशन रखिए। आप एक काम कीजिए, कुछ नहीं होता उस गोली में, वही गोलियों के डब्बे होते हैं, बस वो आधा जो सांत्वना जो है ना। हाँ। और वो जो लोगों से बातचीत, वही बार बार मैं वही कह रहा हूँ, घर में रहते हैं, 12 लोग हैं घर में, 10 लोग हैं, एक दूसरे से बात करने का समय ही नहीं है। सुबह भाग गया टीचर, उधर से वो चले गए जॉब पे, उधर से ये आ गए, काम वाले नहीं है, माँ को टेंशन, उसको टेंशन, वो उसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, बातचीत का समय नहीं है। मेरा मानना है कि खाना जो है एक साथ खाया जाता है बैठ के, वो इसीलिए कि हम भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ सके। बाकी खाना क्या, खाना तो खाना ही है, वही 2 रोटियां हैं, वही दाल है, वही सब्जी है, चाहे अलग खा लो या साथ में खा लो, लेकिन साथ बैठे खाने का मजा अलग है। आधी बातचीत आपकी वही रहती है, सारा दिन क्या रहा क्या नहीं रहा, फिर वही बात है कि जाके सो जाओ, वो अपने सो गया, थक के वो अपने सो गया। अरे बातचीत का तो समय होना चाहिए। बिल्कुल। हम लोगों से मिल ही नहीं, अपने बाहर के लोगों को तो छोड़िए, हम घर में नहीं मिल पाते हैं। तो कमल जी और ये है कि आर्टिस्ट जो होता है ना, उसे स्वार्थी कहते हैं, एक्टर लोगों को तो खास करके कहते हैं, घर वाले कह देते हैं। अच्छा। मेरे घर में भी ऐसा है, लेकिन वो जानते हैं। मैंने उनको कह रखा, जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम यानी मेरी जरूरत जहाँ पे हो, मैं साथ में खड़ा हूँ। ठीक है, मैं फाइनेंशियली नहीं खड़ा हो पाता हूँ, बट मैं वैसे सपोर्ट में हूँ, रहता भी हूँ, प्यार भी करते हैं। लेकिन क्या ना, लोगों को लगता है कि बहुत जल्दी मिल जाता है, नहीं। पर एक्टरों की भाव समझ के परे है संसार के, तो थोड़ा सा तो उसके लिए बलिदान और त्याग करना ही पड़ेगा आपको। बलिदान और त्याग। ठीक है कमल जी, इसी के साथ एंड करते हैं इस इंटरव्यू को। हम आशा करते हैं कि आपका उज्ज्वल करियर देखे, आपके डायरेक्शन में और अच्छे थिएटर प्लेस हो और मूवीज़ भी हो। आइए, डिजिटली भी आइए, करेंगे एक्चुअली, वो ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके बाद और थिएटर ज़्यादा ग्रो हो पाएगा। मेरा ना मतलब वही रहता है कि अलग होना चाहिए कुछ अलग। अभी जैसे संसाधन यहाँ पे जैसे पाइट हाँ, तो लाइट जितनी है लिमिटेड है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि पैच बॉक्स नहीं है, या मतलब हम एक लाइट को उठा के दूसरे में कनेक्ट नहीं कर पाते, तो उससे क्या है ना, कई जगह पे थोड़ी सी चीज़ों का छूटा भी, लेकिन फिर भी मैंने जितना संसाधन था उसमें बेस्ट दिया। रिस्ट्रिक्शन वो शायद आप लोगों को, आपने देखा तो शायद आपको पता भी लगा, बहुत अच्छा कि जितने संसाधन थे उस संसाधनों में हमने उसको किया। जैसे बॉक्स लाइट अपने म्यूजिक का वो सारा सामने लगा हुआ है, तो वो मैं पाइट के लिए भी कहना चाहूँगा कि जब इसका रिनोवेशन हो, स्टेज जो है वो सारी दीमक लग गया उसको, तो उसका रिनोवेशन हो तो उसको बाकायदा किसी प्रॉपर इंसान से कराए जो उसको जानता हो, अपग्रेड कर दे। ठीक है, ये ना हो कि कोई भी चीज़ कहीं पे नहीं, सारा साउंड अगर सामने रहेगा, एक्टर को सुन ही नहीं पा रहा पीछे, वो बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से देगा, वो अपग्रेडेशन तो साइड से रहे जी, वो पूरा म्यूजिक सिस्टम जो है बेस सारा ऊपर लग गया है, तो कैसे नीचे एक्टर को वाइब्रेशन नहीं मिलेगी, साउंड ही नहीं मिलेगा।
चलिए। जैसे हमारे शैतान सिंह भाटी थे, वो बीच में बोल रहे थे कि हमें सुन ही नहीं रहा था म्यूजिक। जी, अच्छा अच्छा, एक्टर्स जो स्टेज पर ना अब म्यूजिक नए एक्टर तो उनको नहीं सुन पाएगा ना। अब हमारे जैसे तो हमें तो इतना अलर्ट होने की आदत पड़ गई, हम पीछे भी चलता हो तो उसमें भी अलर्ट रहेगा हमारा, और वो भाव भी नहीं छूटेगा। बच्चे नए हैं, सारी चीज़ें हैं, तो सीखते सीखते होएगा। और टेक्निकल चीज़, ये background टेक्निकल music फॉल्ट है, help ये टेक्निकल फॉल्ट है कि जो बना है, ये कंस्ट्रक्शन जो है बना है उसका, वो थोड़ा सा ध्यान से बनाना चाहिए कि पीछे कितने मॉनिटर रहने चाहिए, बैक स्टेज रहना चाहिए, विंग्स में रहने चाहिए, या फिर अपना जो ग्रीन रूम है वहाँ पे एक स्पीकर होना चाहिए, और सराउंडिंग पूरा सराउंडिंग होना चाहिए। ठीक है। अब बूथ के, हालांकि बिल्डिंग को तो नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन बूथ में भी ऐसे होके देखना पड़ता है कि यार चल रहा है, अच्छा इधर से लाइट से, अरे यार इधर से, तो वो बूथ में साइलेंस बहुत ज़रूरी है। तो फिर वो क्या हो रहा था कि मैं म्यूजिक कर रहा था, बीच में दौड़ के बीच में जा रहा था, स्टेप्स पे जा करके, और वो जितने में डायलॉग आए इतने में भाग कर वापस आके फिर आ गया लाइट पे। तो वो सब चीज़ें हैं। वो थोड़ा अब तो अपग्रेड थोड़ा सा हो जाएगा वो, तो टाइम बचेगा, हाँ। एनर्जी बचेगी और कहीं और लगेगी, बिल्कुल बिल्कुल प्ले के लिए लगेगी। जी जी जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, so much। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। धन्यवाद।